लेकिन का आगाज कर्नाटक की अहम खबर के साथ। कर्नाटक में पिछले 1 महीने से चल रहा सियासी बहरान आज खत्म हो गया। रियासती असेंबली में येदियुरप्पा सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। 207 अरकान वाली असेंबली में हुकूमत को 104 अरकान की हिमायत चाहिए थी, जिसे 105 अरकान वाली बीजेपी ने आसानी से हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि 3 दिन पहले ही बीएस येदियुरप्पा ने वजीर आला ओहदे का हलफ लिया था, जिसके बाद से ही हुकूमत को ऐवान में अक्सरियत हासिल करना था। याद रहे कि असेंबली इंतखाबात के बाद भी येदियुरप्पा ने हलफ लिया था, हालांकि उन्हें अक्सरियत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। जिसके बाद रियासत में कांग्रेस की हिमायत से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी सीएम बने थे, लेकिन 15 महीने में ही इत्तेहादी अरकान की नाराजगी के बाद उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। Even the finance department has advised us to take the 3 months because of this calamity, and the funds from the central government should be matched by our state government. So that's why, in the interest of the immediate necessity, so we have taken this vote on account for 3 months, ending September 30th. Now, one more stage is over. BJP has won the floor test. Now the next course is cabinet expansion, and our senior leaders in the state and the center, they will sit together and decide it at the earliest. हम लोग विपक्ष का जो हमारी जिम्मेदारी है, कर्नाटक राज्य में दुष्काल है, किसान लोग परेशान हैं, पीने का पानी का समस्या है, जानवरों को जो कि फॉडर का समस्या है, ये सब जो भी यहाँ पर कर्नाटक राज्य में एक अच्छा आडलित देने के लिए एक विपक्ष के नाते सरकार को जागृत करना हमारी जो कर्तव्य है वो बराबर हम करके दिखाएंगे। और गठबंधन को लेकर क्या आगे है? गठबंधन जारी है, वो उसके बारे में तो हमारा हाईकमांड डिसीजन ले लेगा। आज के दिन हमको बहुत पूरी तरह से विश्वास है कि येदियुरप्पा जी की नेतृत्व में हम पूरा बहुमत साबित करेंगे और अगले 4 बरस इस राज्य को एक सुभद्र और सुव्यवस्थित और सुशासन और हमारी कर्नाटक की लोगों की तरफ से एक डेवलपमेंटल गवर्नमेंट हम देंगे। It is, the numbers are very wrong. With 160, I don't know how the governor 106. How the governor gave permission to form the government when there was an absolute majority needed, when governor has to invite. But it is something new which we have to learn. The nation we have to discuss on this issue. Without a simple majority, how a governor can invite Yedirappa to be the chief minister? We don't mind, but it is a legal angle which has to be discussed. And all the legislators was been promised that they will be sworn in along with Yedirappa. That is what all of them are telling us. Now I think he is alone. We wish him all the best, at least who has supported him. Let him take him to the government and let us discuss. The Speaker has done his job as per the Constitution. I can't question him, nor I can comment. Please understand, if a MLA defies the whip or abstains or voluntarily gives us membership, naturally the 10 schedule is attracted. So accordingly, the Speaker has taken a decision, which I don't want to comment. Only the people who have been aggrieved will question it in the court of law. Nothing more than that. Thank you. आगे क्या है? अब क्या कोalition कंटिन्यू रहेगा? अरे वो तो देखो अभी तो कंटिन्यू है। अल्टीमेटली हमारे जो हाईकमांड है, राहुल गांधी जी और हाईकमांड और देवेगौड़ा जी, वो मिलकर बात करेंगे इसके बारे में। मैं इस पर कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा। कर्नाटक रियासत के तमाम सियासी अपडेट देने के लिए बैंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। जयपाल, आखिरकार बीजेपी ने अक्सरियत अपनी साबित कर दी कर्नाटक असेंबली में, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफा भी दे दिया। अब भी पूरे तरीके से सब कुछ ठीक नहीं है कर्नाटक की सियासत में। जी बिल्कुल सही। जैसा येदियुरप्पा चाहते थे, पिछले 2 दिनों से चीजें लगभग वैसी ही हुई हैं। वो चाहते थे कि वो उनको ये इस बात का भरोसा भी था कि वो बहुमत साबित कर लेंगे, और उन्होंने बहुमत साबित कर भी लिया। लेकिन
आपने बिल्कुल सही कहा कि चीजें अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं मानी जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि येदियुरप्पा के लिए अगले 2-3 महीने दूर थोड़ी निश्चितता के होंगे, क्योंकि जब तक जो 17 सीटें खाली हुई हैं उनके ऊपर उपचुनाव नहीं होते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले तो वो उपचुनावों में से कम 7 से 8 सीट जीतना होगा, ताकि जो एक जादुई आंकड़ा है एक टीम का वो उनके पास आ सके, ताकि वो अपनी सरकार को स्थिर रख सके। इसके अतिरिक्त जो बागी विधायक हैं उनका मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, तो वहां पर से जो निर्णय होगा उसके बाद उनको बागी विधायकों का भी भविष्य के बारे में सोचना होगा, या उनको वो क्या दे पाएंगे इस पूरे सरकार के अंदर में, इस बात पर भी चर्चा होगी। और साथ के साथ 2009 में जब येदियुरप्पा ने सरकार बनाई थी उस वक्त कई गलतियां हुई थी, उन्हें उनसे सबक लेना होगा। फिलहाल जो है 3 साल 10 महीने का वक्त इस सरकार के पास है, तो बहुत ही फूक कर और बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा। येदियुरप्पा ये तो कह रहे हैं कि वो कर्नाटक की जनता की सेवा करना चाहते हैं और एक स्थिर सरकार देना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान तो नहीं है। जी, शुक्रिया जयपाल आपका ये अहम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा इंतखाबात में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस के अंदर उठा पटक का दौर जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल से एमपी शशि थरूर ने कहा है कि क़यादत की कमी की वजह से पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। थरूर ने गोवा, कर्नाटक जैसी रियासतों की मिसाल देते हुए जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने प्रियंका गांधी और पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिमायत भी की। थरूर ने पार्टी के अंदर सभी ओहदों के लिए इंतखाब की वकालत की ताकि पार्टी को अच्छे लीडरान मिल सके। हालांकि उन्हीं की रियासत से उनके बयान पर सवाल उठने लगे हैं। रियासती सदर एम रामचंद्रन ने कहा है कि पार्टी को राहुल गांधी की क़यादत की जरूरत है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लेकर दोबारा पार्टी की कमान संभालें। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी की आज आखिरी रसूमात में भारी भीड़ जमा हुई। उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई अहम लीडरान हैदराबाद पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जयपाल रेड्डी को तेलंगाना की पहचान बताया। अलग रियासत बनने में उनका किरदार की अहमियत बताते हुए लीडरान ने कहा कि बगैर उनके ये मुमकिन नहीं था। वाज़ेह है कि जयपाल रेड्डी गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिचर को ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां इलाज के दौरान ही 77 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। जयपाल रेड्डी यूपीए सरकार के दौरान मरकजी वजीर रह चुके हैं। इससे पहले वो गुजरात सरकार में इत्तलात और नशरियात के वजीर रहे। 16 जनवरी 1942 को हैदराबाद में पैदा हुए रेड्डी 1969 से 1984 के बीच आंध्र प्रदेश के कलवाकुर्ती से 4 बार एमएलए मुंतखब हुए। हमें बहुत ही अफसोस है कि जयपाल रेड्डी जी आज हमारे बीच में नहीं। जयपाल रेड्डी जी को हम सब कई बरसों से जानते थे, कई दशकों से जानते थे। एक पार्टी में रहने के अलावा भी जब वो दूसरी पार्टी में बीच में गए थे तब भी हमारे संबंध उनके साथ बराबर रहे। मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिण में वो एक बहुत क्रांतिकारी किस्म के लीडर थे, स्टूडेंट लाइफ से लेकर और जब तक वो जीवित रहे। हैदराबाद पुलिस ने जराइम के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में 52 तोला सोना समेत लाखों रुपए बरामद किए। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस कामयाबी के लिए अपने मातहतों की जमकर तारीफ की। 3 मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश करते हुए पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए की बरामदगी का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोग नशीली दवाओं के जरिए आम लोगों को लूट रहे थे। आए दिन ऐसी खबरों से परेशान पुलिस ने एक टीम तश्कील कर ऐसे जराइम को रोकने की मुहिम चलाई। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल गैंग जो हाउस बर्गलरी बाय सेडेशन, दवा मिलाकर बेहोश करके और उसके बाद हाउस बर्गलरी करते थे ये लोग, जिसमें फॉल्स की का भी यूज होता था। और ये 3 मेंबर गैंग के अरेस्ट होने के बाद उनके पास से 53.87 तोलास गोल्ड ऑर्नामेंट, नेट कैश 5.25 लाख, टोटल वर्थ 24 लाख आइटम का रिकवरी हुआ। जो नींद की गोली होती है, सेडेटिव मेडिसिन,
उसको लेमन जूस, नींबू के जूस में मिलाकर उन लोगों को बेहोश किए और उसके बाद ये पूरा कार्रवाई हुआ। ऐसे मौके पे पब्लिक को हम एक अपील भी करना चाहते हैं कि खास करके जिसके घर में ऐसे पेशेंट हैं जो नींद की गोली खाते हैं, वो कितने क्वांटिटी में नींद की गोली खरीद रहे हैं। इस साल मानसून के आने में हुई देरी का असर सयाहत के शोबे पर पड़ा है। दूसरे ममालिक से आने वाली चिड़ियां भी काफी ताखिर से आई हैं। इसका नजारा कर्नाटक के शिवमोगा में देखने को मिला, जहां के तुंगा नदी के आसपास मौसम का लुत्फ लेने के लिए हर साल ये चिड़ियां यहां आती रही हैं। अमूमन मई जून में आने वाले ये परिंदे यहां अक्टूबर नवंबर तक कयाम करते हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में सयाह यहां आकर विदेशी परिंदों का लुत्फ लेते हैं, लेकिन इस साल उनके आने में हुई देरी के सबब सयाहों में काफी मायूसी देखने को मिली। हालांकि इंतजामिया का कहना है कि अब सब कुछ मामूल पर है।